नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पे इस समय आपको जो है दिख रहा होगा इंडियाज़ फोर्थ कमिंग G20 प्रेसिडेंसी। तो पहले तो हम लोग G20 के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि इंडोनेशिया से जो है भारत ने 2023 के लिए जो है 2022-23 के लिए G20 की प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता ग्रहण की थी। और इस साल G20 के 30 नवंबर 2023 तक बहुत सारे मीटिंग्स जो है बहुत सारी मीटिंग्स जितनी भी G20 का स्ट्रक्चर है उस सारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी बॉडीज़ हैं उन सारी बॉडीज़ की मीटिंग्स हो रही हैं और भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो इस साल भारत के संदर्भ में G20 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इंडियाज़ फोर्थ कमिंग G20 प्रेसिडेंसी। तो ये हेडिंग इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि आप देखेंगे इसके नीचे डेट पड़ी 13 सितंबर 2022। तो ये पब्लिश की गई है, प्रेस रिलीज़ है एक, जब इंडिया प्रेसिडेंसी लेने वाला था उसके जस्ट पहले। तो 13 सितंबर 2022 को जो है ये प्रेस रिलीज़ जो है पब्लिश हुई है। इसको यहाँ इसलिए उठा लिया है क्योंकि इसमें G20 के बारे में बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में और काफ़ी सटीक जानकारी जो मैक्सिमम हो सकती है वो जानकारी दी हुई है। बाकी G20 की साइट पर जो है G20 से रिलेटेड और भी एक पूरी डिटेल्ड PDF भी है। तो हम लोग G20 के बारे में स्टडी करते समय उस PDF को भी जो है प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो मैक्सिमम हम लोग G20 के बारे में ऐसी कोई भी जानकारी बाकी नहीं रखेंगे जो छूट जाए। तो 2022 तक G20 ने अपनी स्थापना से लेकर के गत वर्ष 2022 तक जिन भी कार्यों को संपन्न किया है, जिन भी कारणों से उसकी आवश्यकता पड़ी है और कैसा उसका सफ़र रहा है अपनी स्थापना से अब तक, इन सारी चीज़ों पर चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ फ़िलहाल इस प्रेस रिलीज़ को देखते हैं और प्रेस रिलीज़ में आप देखेंगे तो पहला ही पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। उसके बाद आप अगला पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट में इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि 200 से ज़्यादा मीटिंग होंगी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि G20 जो है तो G20 के जो वर्किंग ग्रुप्स हैं तो लगभग 30 से ऊपर वर्किंग ग्रुप्स हैं और 30 से ऊपर वर्किंग ग्रुप्स होने की वजह से इन सब की मीटिंग अलग अलग स्थानों पे चल रही है। भारत में जो है 32 स्थानों का चयन किया गया। उन 32 स्थानों पे अलग अलग वर्किंग ग्रुप की अलग अलग फ्रेमवर्क्स की मीटिंग चल रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ इसलिए दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि 200 से ज़्यादा G20 की मीटिंग अक्रॉस द कंट्री होंगी पूरे देश में, जो शुरुआत होगी दिसंबर 2022 से। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2022 से जो है प्रेसिडेंसी मिली है तो दिसंबर 2022 से ही मीटिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। और लास्ट मीटिंग जो इसकी होगी फाइनल सबमिट आप देखिए इसमें डेट दे रखी है 9-10 सितंबर 2023। ओके, तो 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जो है फाइनल सबमिट होगा, जिसमें गवर्नमेंट लेवल के या जो G20 मेंबर कंट्रीज़ के हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट के हेड हैं, वो इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि इसके कौन कौन मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो उन मेंबर कंट्रीज़ के बारे में आप देखिए तो इसमें क्या है 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, इसलिए इसको आप जो है ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। और इन 19 कंट्रीज़ में यूँ तो बोला जाता है कि बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो सारे के सारे कंट्री जो है डेवलपिंग है, ऐसा नहीं है। सारे डेवलपिंग कंट्री नहीं है, इसमें डेवलप्ड कंट्री भी शामिल है, डेवलपिंग कंट्री भी शामिल हैं। आप देखिए मेंबर्स में आपको दिख जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, USA है, UK है, EU है। तो ये डेवलपिंग नहीं है, ये डेवलप्ड हैं सारे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी जनरल सी बात है, सबको पता रहता है, आगे देख सकते हैं आप कि G20 जो है ग्लोबल GDP के 85% को कवर करता है। मीन्स G20 के मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो वर्ल्ड की टोटल GDP का, ग्लोबल GDP का 85% होल्ड करते हैं और टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का 75% होल्ड करते हैं। और 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, विश्व की 2/3 जनसंख्या जो है वो इन्हीं देशों में निवास करती है। और इसी वजह से
ये जो है एक प्रीमियर फोरम का काम करती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, मींस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए। उसके बाद आप आगे देखेंगे, पिछले भारत से पहले अभी जो है इंडोनेशिया ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है ट्रोइका। तो ट्रोइका का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज़। ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज़ में कौन से 3 कंट्रीज़ रहेंगे? तो वो 3 कंट्री रहते हैं, वो 3 देश रहते हैं इस ट्रोइका में शामिल। पहला, जो वर्तमान समय में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दूसरा, जिसने वर्तमान अध्यक्ष से पहले G20 की अध्यक्षता की है। तीसरा, जो इसके बाद अध्यक्षता करने वाला है। तो ऐसे 3 देश। तो इस समय ट्रोइका में जो है भारत, चूँकि वर्तमान अध्यक्ष है G20 का, तो ट्रोइका में भारत भी शामिल है। दूसरा, इंडोनेशिया ने इसके पहले अध्यक्षता की है, तो इंडोनेशिया शामिल है ट्रोइका में। और तीसरी चीज़, आगे प्रेसिडेंसी इसकी संभालने वाला है 2023-24 के लिए ब्राज़ील। तो ट्रोइका में 3 देश शामिल हैं, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। और ट्रोइका का काम क्या है? तो इंडिया चूँकि प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, तो जिसने पहले अध्यक्षता संभाली है और जो आगे अध्यक्षता संभालने वाला है, ये दोनों लोग जो है, ये दोनों ही देश मिल कर के जो वर्तमान अध्यक्ष होता है उसकी सहायता करते हैं G20 की सभी बैठकों का आयोजन करने में। तो इसलिए इस टर्म ट्रोइका को जो है बोला जाता है। तो ट्रोइका जो है ये 3 देशों का समूह हुआ, और वो क्या होगा, उस समूह में कौन कौन है, ये हमने आपको बता दिया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ऐसा पहला ट्रोइका है, जब से G20 की बैठकें शुरू हुई हैं तब से ये पहला ऐसा ट्रोइका है कि जबकि ट्रोइका में तीनों ही देश जो हैं वो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं। एक भी डेवलप्ड कंट्री शामिल नहीं है, तीनों ही विकासशील हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज है, मीन्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये ऐसा पहली बार हो रहा है। अब उसके बाद आगे देखिए इसको, आगे आप देखेंगे इसके 4th पॉइंट को। तो 4th पॉइंट में आप देखिए कि G20 के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया है। G20 के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि एक फिनांस ट्रैक है इनका। इस फिनांस ट्रैक में 8 वर्क स्ट्रीम्स काम करती हैं, और वो 8 वर्क स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं तो ये दे रखी हैं। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये 8 वर्क स्ट्रीम्स हैं जो फिनांस ट्रैक के अंदर काम करती हैं। 8 ग्रुप बने हुए हैं जो इन फील्ड के लिए काम करते हैं। यहाँ जो है पॉइंट आउट करने वाली बात आप ये ध्यान रखिएगा कि G20 के संदर्भ में हमेशा अपने को ये याद रखना है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे काम करता है, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे काम नहीं करता है। तो कभी ऑप्शन में अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे काम करता है कि नहीं करता है, तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर ले जाएंगे। अब नंबर 2, इसके स्ट्रक्चर में शेरपा ट्रैक है। शेरपा ट्रैक में 12 वर्क स्ट्रीम्स काम करती हैं। तो 12 वर्क स्ट्रीम्स जो यहाँ दे रखी हैं ब्रैकेट में। आगे हालांकि अभी जो G20 की प्रॉपर PDF हमने G20 की साइट से डाउनलोड की है, तो उसको अभी जब हम देखेंगे तो वहाँ डिटेल्ड वे में हम इन सब चीज़ों पे, इन सारे ही जो वर्क स्ट्रीम्स हैं इनके इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग एक निगाह केवल इसको देख लेते हैं, प्रेस रिलीज़ को। तो पहला ट्रैक था फिनांस ट्रैक। फिनांस ट्रैक में 8 वर्क स्ट्रीम्स हैं। शेरपा ट्रैक, इसमें 12 वर्क स्ट्रीम्स हैं। और फिर तीसरा पार्ट है इसका एंगेजमेंट ग्रुप्स, जिसमें 10 एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। और ये एंगेजमेंट ग्रुप्स जो हैं आप देखेंगे कि ये प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ से मिल कर के बनता है। जबकि ऊपर वाली 2 जो बॉडीज़ हैं, तो शेरपा ट्रैक में क्या है कि शेरपा रिप्रेजेंट करता है हेड ऑफ द स्टेट को, मींस जो सदस्य देश है उसका जो मुखिया होगा, उस मुखिया को रिप्रेजेंट करने वाले आदमी को शेरपा बोला जाता है। तो शेरपा ट्रैक में जो 12 वर्क स्ट्रीम्स हैं ये गवर्नमेंट लेवल की बॉडी है। ऊपर आप फिनांस ट्रैक देखेंगे, इसमें जो 8 वर्क स्ट्रीम्स हैं, इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, सेंट्रल बैंक्स हैं जो उनके गवर्नर हो गए, इन लोगों का काम रहता है ये मीटिंग्स अटेंड करते हैं और डिस्कशन करते हैं। और ये जो इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग, सिविल सोसाइटी, इंडिपेंडेंट बॉडीज़, और उनके बारे में आप देख सकते हैं नीचे दे रखा है ब्रैकेट में। अभी आगे हम लोग इनके बारे में डिटेल से देखेंगे
चूँकि G20 के बारे में काफ़ी डिटेल्ड वे में हम लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि इस साल भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो इसलिए एक वीडियो में तो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, तो इसको 2 हिस्सों में रखेंगे। आज आधा कवर करेंगे और नेक्स्ट जो है कल आधा कवर करेंगे। फिर उसके बाद 5वें पॉइंट पे देखिए बोल रहे हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो सदस्य देश नहीं है लेकिन उनको इनवाइट किया जाता है, और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनको इनवाइट किया जाता है। तो अब आप देखिए, इनवाइट करने के लिए जो प्रेसिडेंसी संभाल रहा होता है, जो अध्यक्षता संभाल रहा है, वो कंट्रीज़ को इनवाइट करता है। तो इंडिया ने इस बार कुछ देशों को अपनी तरफ से इनवाइट किया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है वो G20 की बैठक में सम्मिलित होती ही होती हैं, कंपलसरी है। और इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है, जो प्रेसिडेंसी संभाल रहा होता है, वो इनवाइट करता है। तो यहाँ इस बार इंडिया ने जिन ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया है, आप पहले चूँकि केवल 3 ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया ने इनवाइट किया है, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को देख लीजिए। बाकी वो ऑर्गेनाइजेशंस ऊपर हैं जिन्हें शामिल होना ही होना होता है, कंपलसरी है उनका रोल। तो वो 3 ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें इंडिया ने इस बार इनवाइट किया है, तो आप पहला देखेंगे ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दूसरा CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद में तीसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इंडिया ने इस बार इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया, इसको आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है शामिल होती हैं उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आगे देखिए आप, आगे यहाँ की बताया जा रहा है कि G20 की मीटिंग्स वगैरह में किन मुद्दों पे बातचीत होगी या किस तरह के मामले जो है रखे जाएंगे। तो आप देखेंगे इसमें जो है मेन इश्यूज़ कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर है, हेल्थ सेक्टर है, कॉमर्स सेक्टर है, कल्चर एंड टूरिज़्म है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, सर्कुलर इकोनॉमी है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, ग्रीन हाइड्रोजन, ये इम्पॉर्टेंट है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस। तो इस तरीके से बहुत सारे फील्ड हैं। यहाँ पे एक वर्ड आपको बीच में ये दिख रहा है, लाइफ। ये लाइफ जो है, इसको आप देखिए, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। एक्चुअल में COP26 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पंचामृत नाम से भारत के NDC बोलते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, तो 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 3 शर्तें थीं कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे, दूसरा कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर में जो इंक्रीज़ है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहे, और तीसरा था कि 21st सेंचुरी के लेटर हाफ में, यानी सेकेंड हाफ में, यानी उत्तरार्ध में, बाद के 50 सालों में, मींस 2050 के बाद, 2050 से लेकर के 2100 तक के बीच में जो है नेट जीरो एमिशन को हम लोग अचीव करेंगे, जो UNFCCC के मेंबर कंट्री हैं। तो उसी के तहत कंट्रीज़ को पहले INDC देना होता था। INDC मतलब ये कि आप ये समझिएगा कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में शर्त ये थी कि 2020 के बाद के लिए आप क्या एक्शन लेंगे, ये आपको बताना था, उसको INDC बोला गया। तो 2020 के बाद के लिए आप जो एक्शन लेंगे वो आपको बताने थे। तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में वो स्टेप्स बताने थे कंट्रीज़ को। तो इंडिया ने उस समय जो है 8 स्टेप्स बताए थे। उन 8 स्टेप्स में जो है 3 स्टेप्स उसके क्वांटिटेटिव मीन्स परिमाणात्मक थे, जिनमें हमने बताया था कि हम जो है कार्बन सिंक बनाएंगे, हम अपने एमिशन को कम करने के लिए नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, या हम अपनी एनर्जी प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी को कितने % तक इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरीके से 8 पॉइंट्स में ये 3 क्वांटिटेटिव पॉइंट थे, परिमाणात्मक बिंदु थे। और COP26 में उसी INDC को, अब देखिए 2015 में जब दिए तब तक वो INDC थे, जब 2020 क्रॉस हुआ तो वही INDC जो है वो NDC में कन्वर्ट हो गए। 2020 के पहले वो इंटेंडेड एक्शन थे, मींस हमने ऐसा करने का सोचा था,
लेकिन जब 2020 क्रॉस हो गया तो अब वो NDC हो गया, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मीन्स अब हम उन पर एक्शन ले रहे हैं, हमने काम चालू कर दिया है। तो वहीं COP26 में ही जो है हमारे प्रधानमंत्री ने ये लाइफ वर्ड को इस्तेमाल किया था और इसका मतलब था लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ये यहाँ पर जो है वो प्रेस रिलीज़ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम लोग, मैंने आपके लिए जो है एक PDF बनाई हुई है, तो उस PDF के थ्रू हम G20 को समराइज़ करने की कोशिश करेंगे और G20 को सारा समझते जाएंगे कि G20 की एक्चुअल पोजीशन क्या है। अच्छा, वीडियो बनाते समय एक बात ये ध्यान रखेंगे कि हो सकता है जब हम सीधा मोबाइल करके देखते हैं तो सीधे मोबाइल पे आपको स्क्रीन छोटी दिखाई देती हो, तो आप इसको एक बार जो है हॉरिजेंटली टर्न करके देखिएगा, तो हो सकता है स्क्रीन दिखाई दे। और अगर मान लीजिए स्क्रीन छोटी दिखाई देती है हॉरिजेंटली टर्न करने के बाद भी, तो आप उसको स्क्रीन को खुद बड़ा घटा सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं G20 का संक्षेप में संपूर्ण विवरण, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी PDF अगर कोई डाउनलोड करना चाहेगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अभी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो बनाने के बाद। अब आप देखिए G20 संक्षेप में संपूर्ण विवरण, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इस साल की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत ने रखी हुई है, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, मीन्स वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये वर्ष 2023 के लिए थीम है। भारत की अध्यक्षता का समय हमने देख लिया 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है। अंतिम निर्णायक बैठक जो हेड ऑफ द स्टेट लेवल या गवर्नमेंट लेवल की होगी वो 9-10 सितंबर 2023 को होगी। स्थापना जो है इस G20 की 1997-1998 में एशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, और एशिया में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो उसने ग्लोबल इकोनॉमी पे बुरे इम्पैक्ट डाले, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी और सप्लाई चेन वगैरह डिस्टर्ब हुई। तो उस समय पहली बार जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स, डेवलपिंग कंट्रीज़ के और डेवलप्ड कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने पहली बार मीटिंग की कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे पहली मीटिंग होती है, लेकिन अभी जो है G20 की आधिकारिक तौर पर कोई स्थापना का ऐसा प्रमाण नहीं है, मतलब आधिकारिक तौर पर स्थापित नहीं किया गया उस समय। उसके बाद दूसरी बार फिर क्या होता है कि पहली बार में आप ध्यान दीजिएगा कि एशियाई वित्तीय संकट की वजह से जो है 1999 में वित्त मंत्रियों के स्तर की और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के स्तर की बैठक हुई, जबकि दूसरी बार में 2007 में वैश्विक आर्थिक संकट आता है। और वैश्विक आर्थिक संकट जब आया 2007 में, तो 2008 में इन देशों को समझ में आया कि केवल वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के मीटिंग करने से काम नहीं चलेगा, हमें सरकार के स्तर पे, जो सरकार के प्रमुख हैं उनके स्तर पे हमें जो है बातचीत करनी पड़ेगी। तो 2008 से जो है G20 के सदस्य देशों ने सरकार के प्रमुखों के स्तर पर मिलना शुरू किया, और 2008 से हर वर्ष लगातार जो है इनकी बैठक होती आ रही है। यहाँ एक चीज़ समझने को है इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे कि 2007 में वैश्विक आर्थिक संकट आया तो 2008 में सरकारों के प्रमुखों के स्तर पर बैठक होती है। 2009 में पुनः एक बार जो है वैश्विक आर्थिक संकट गहराया। अब चूँकि इतनी जल्दी जल्दी वैश्विक आर्थिक संकट आता जाता नहीं है, तो 2007 के आर्थिक संकट के प्रभाव रहे होंगे अर्थव्यवस्था पे, वैश्विक अर्थव्यवस्था पे। 2009 में पुनः एक बार वैश्विक आर्थिक संकट आया और उसके बाद जो है इसकी मीटिंग्स लगातार होती रहीं। इस बात को हमने जोर इसलिए दिया कि 2007 में और 2009 में आर्थिक संकट आया, क्योंकि 2007 में जो वैश्विक आर्थिक संकट था, उस वैश्विक आर्थिक संकट के बाद 2008 में G20 ने एक साल में 2 बार बैठक की, एक बार नहीं की। इसलिए यहाँ पे जो है हमने इसको जोर दिया। तो 2007 के बाद 2008 में जो बैठक हुई तो वो 2 बार हुई, और 2009 में जो वैश्विक आर्थिक संकट था तो उसके बाद 2010 का जो साल था, उस 2010 के साल में G20 ने उस साल भी 2 बैठक की। वैसे साल में एक ही बैठक होती है। तो पूरे अपने 2008 से लेकर के और ये वर्तमान समय 2023 तक के पूरे कालखंड में G20 ने सिर्फ 2 बार ही ऐसा किया है कि एक साल में 2-2 बार बैठकें की हैं, और वो साल थे वही 2008 और 2013
2010, क्योंकि 2007 में वैश्विक आर्थिक संकट आया और 2009 में वैश्विक आर्थिक संकट आया। अब उसके बाद आप देखिए कि इसीलिए नीचे हमने लिख दिया है स्मरणीय 2008 और 2010 में एक ही वर्ष में दो बार बैठकें संपन्न हुई हैं। आगे अभी जब डिटेल्ड पीडीएफ देखेंगे तो वहाँ आपको प्लेसेस भी पता चल जाएंगे कौन कौन से प्लेसेस थे। सदस्य देशों के बारे में हमने पहले भी बात कर ली है कि 19 देश इसके सदस्य हैं और एक यूरोपियन यूनियन को मिला के टोटल 20 हो जाते हैं। अब अनिवार्य रूप से जो संस्थाएं G20 की बैठक में शामिल होती ही होती हैं उन संस्थाओं को देख लीजिए। तो एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल होता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व व्यापार संगठन WTO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है वो G20 से ही बनी हुई एक संस्था है, पर इसको जो है अटेंड करना रहता है। उसके बाद 8वां OECD के आगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहयोगी इसलिए लिखा है क्योंकि अगर G20 के आप 100 प्रोग्राम देखेंगे तो 100 प्रोग्राम्स में से आपको 50 प्रोग्राम में पता चल जाएगा कि G20 जो है OECD के बनाए हुए फ्रेमवर्क के अंडर काम कर रहा है या फिर OECD की हेल्प से जो है इकोनॉमिक सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए OECD जो है G20 के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्था हो जाती है। और उसके बाद में जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको भी कंपलसरी है। तो वो ऐसी 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आसियान, AU और ये AUDA, NEPAD, ODA, नेपाड। तो इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी पहले हम लोग G20 को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप देखिए कि 2023 में भारत ने जो है किन किन संस्थाओं को आमंत्रित किया, तो हम पीछे देख चुके हैं प्रेस रिलीज में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI और एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद भारत ने अन्य देश जिन्हें आमंत्रित किया है इस बार, तो इसको हमने जो है पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर लगा दिया है, तो आपको आसानी से ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले सिंगापुर के बाद बांग्लादेश के बाद ओमान के बाद UAE, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, मिस्र या इजिप्ट, नाइजीरिया, नीदरलैंड और स्पेन। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हमने इसको व्यवस्थित कर दिया है। उसके बाद आप देखिए कि सबसे बड़ी समस्या आती है, चूँकि 20 सदस्य हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन तो आपको याद रहेगी, लेकिन 19 देशों को याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। और UPSC ने एक बार सदस्य देशों को लेकर कई बार प्रश्न पूछे कि इनमें से कौन सदस्य देश नहीं है, कौन सदस्य देश है, तो वहाँ भ्रम की स्थिति उस समय बन जाती है। तो यहाँ हमने इन 19 सदस्य देशों को महाद्वीप के अनुसार बांट दिया है। और महाद्वीप के अनुसार जब आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है मैप के पूर्वी कोने से स्टार्ट करते हैं। पूर्वी कोने में मीन्स पूर्वी भाग के दक्षिणी हिस्से से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एटलस वगैरह में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन को ओशेनिया कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया ये अकेला खुद सदस्य है इसका। नंबर 2, एशिया से आप देखेंगे तो एशिया से भी हम लोग पूर्व से ही देख लेते हैं। तो सबसे पूर्व में सबसे पहले पड़ेगा जापान के बाद रूस के बाद चाइना के नीचे आप देखेंगे दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, इसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं। और उसके बाद में आप जो है नीचे जाएंगे इंडोनेशिया और इंडिया। तो एशिया से कुल मिलाकर के कितने देश हैं? 6 देश हैं कुल। उसके बाद आप मध्य पूर्व एशिया में जाइए। अब देखिए मध्य पूर्व एशिया में बहुत सारे देश हैं, तो कभी भ्रम की स्थिति में मत रहिए, क्योंकि मध्य पूर्व एशिया से केवल एक देश जो है वो G20 का सदस्य देश है और वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के अलावा कोई और देश G20 का सदस्य नहीं है। हाँ, इनवाइट भले कर ले कोई प्रेसिडेंसी जो संभाल रहा हो जो कंट्री, वो भले किसी देश को इनवाइट कर ले। जैसे आप देखेंगे अभी ऊपर यहाँ UAE को इनवाइट किया हुआ है, ओमान को इनवाइट किया हुआ है, लेकिन ये लोग G20 के मेंबर नहीं हैं। उसके बाद आप देखिए आगे पूरे अफ्रीका में से सिर्फ एक देश है दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए आप याद करना कितना आसान है। ऑस्ट्रेलिया आपको याद ही रहेगा क्योंकि एक कॉन्टिनेंट से अकेला कॉन्टिनेंट और देश एक ही है। अफ्रीका से सिर्फ एक देश है दक्षिण अफ्रीका। मध्य पूर्व एशिया से सिर्फ एक देश है सऊदी अरब। एशिया से 6 देश हैं, तो एशिया से भी देश आपको भी लास्ट में एक बार देख लेंगे। दक्षिण अमेरिका से देखिए सिर्फ 2 देश हैं,
और वो है एक अर्जेंटीना, दूसरा ब्राज़ील। तो इसमें कन्फ्यूज होना ही नहीं है। दक्षिण अमेरिका से केवल 2 देश ऐसे हैं जो G20 के सदस्य हैं, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। फिर उसके बाद आप देखेंगे उत्तर अमेरिका, तो उत्तर अमेरिका में 3 ही बड़े देश हैं, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। तीनों ही जो है G20 के सदस्य हैं। यूरोप की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और तुर्की। तो वैसे याद रखने में आपको हो सकता है समस्या हो, लेकिन आप उस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि G20 में यूरोप के 4 देश तो वो शामिल हैं जो प्रथम विश्व युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप जैसे देखेंगे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, यूके है। अब यूके और फ्रांस जो है उस समय आपस में दुश्मन थे प्रथम विश्व युद्ध के पहले। अगर आप कभी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है ये चीज़ें पता चलेंगी। तो फ्रांस और यूके दोनों दुश्मन, और जर्मनी, इटली। तुर्की जो है थोड़ा सा अलग पड़ता है। तुर्की एक्चुअली क्या आधा यूरोप में आधा एशिया में, लेकिन हमने इसको जो है यूरोपीय देशों में रखा है। अब एक बार आप रिवाइज करके देखिए। ऑस्ट्रेलिया के बाद आप एशिया में आएंगे तो जापान, रूस, चाइना, साउथ कोरिया के बाद नीचे आप आइलैंड से पहुंचेंगे तो इंडोनेशिया के बाद आप आ जाएंगे इंडिया। तो ये 6 देश हो गए। अफ्रीका में जाएंगे तो केवल साउथ अफ्रीका। उसके बाद आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो केवल अर्जेंटीना और ब्राज़ील। नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो तीनों देश मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, तीनों ही G20 के मेंबर हैं। लास्ट बचता है यूरोप। तो यूरोप में यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड टर्की। इस तरीके से ये 19 देश अब आपको याद बने रहेंगे ईजिली। बाकी आप PDF लेंगे, महाद्वीपों के अनुसार ही हमने उनको बांट के लिखा हुआ, आप दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। G20 की संरचना में देखिए, हम लोग पहले प्रेस रिलीज में देख चुके हैं कि 85% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी है, मीन्स ग्लोबल GDP 85%, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सेदारी, 2/3 वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है G20। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फ्रेमवर्क्स की बात हो रही थी और 3 ट्रैक्स की बात हो रही थी। तो शेरपा समूह, वित्तीय समूह फिनांस ट्रैक और एंगेजमेंट समूह। तो आप देखिए शेरपा समूह में जो है 12 वर्क स्ट्रीम्स काम कर रही हैं, वित्तीय समूह में मीन्स फिनांस ट्रैक में 8 वर्क स्ट्रीम्स काम कर रही हैं, और एंगेजमेंट ग्रुप जो है वो 10 हैं। तो इस तरीके से कुल कार्य समूह जो बैठकें कर रहे हैं इस समय वो 30 कार्य समूह हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं G20 की जो मुख्य पहले अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ सम्मेलनों से चर्चा में रही हैं। तो इसको जो है आप थोड़ा सीरियल से ध्यान रखेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। 2000 हम इनको जो है जब से ये कार्यक्रम चालू हुए, ये पहलों की शुरुआत की गई, तो इनको ईयर वाइज पहले देख लेते हैं। बाकी इनको डिटेल हम लोग जब वो PDF देखेंगे तो उसको डिटेल में आगे देखेंगे। अब देखिए आप G20 एम्पावर, ये वीमेंस के एम्पावरमेंट को लेकर के एक प्रोग्राम है जिसे 2019 में स्टार्ट किया गया है। उसके बाद आप देखिए स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग। स्पेस इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी में अब स्पेस सेक्टर इतना डेवलप हो गया है कि इकोनॉमी में स्पेस सेक्टर भी इस समय अपना बड़ा रोल निभा रहा है। तो G20 ने इसलिए 2020 में सऊदी अरबिया जो है प्रेसिडेंसी संभाल रहा था G20 की। तो सऊदी अरबिया की जो स्पेस एजेंसी है, उस स्पेस एजेंसी ने पहली बार स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग कंडक्ट कराई। और उसके बाद में 2020 के बाद आप देखेंगे कि बीच में कोरोना वायरस का काल रहा। तो 2021 में RIIG रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, तो ये रिसर्च एंड इनोवेशन के फील्ड में काम करने के लिए एक पहल है। इसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा, 2019 में G20 एम्पावर, 2020 में स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग, 2021 में RIIG कह सकते हैं आप, और उसके बाद 2022 में जब अभी भारत प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, तो इस प्रेसिडेंसी में पहली बार जो है चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मीन्स मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक पहली बार आयोजित होने जा रही है। इसी 2022 से भारत की प्रेसिडेंसी में ही शुरू हो रही है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है CSAR। इसके बारे में भी हम लोग जो है अगले वीडियो में डिटेल से देखेंगे। और इसकी पहली मीटिंग जो है रामनगर उत्तराखंड में मार्च 2023 में संपन्न हो चुकी है। तो इस तरीके से
G20 से रिलेटेड जितने भी डाटास थे, उन डाटास को, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया है। अब इन्हीं फैक्ट्स को हम जो है डिटेल में देखने के लिए दूसरे वीडियो को बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ों को समेट पाना मुश्किल है। धन्यवाद, आपने सुना। और अगर कोई PDF इसकी डाउनलोड करना चाहेगा तो वो कमेंट बॉक्स में पड़े टेलीग्राम लिंक से जाके डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।